नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में निजी बस सेवा आज से शुरू हो गई है। बसों में मास्क के साथ यात्रियों को एंट्री दी जा रही है। कल सरकार ने 5 महीने का टैक्स माफ कर दिया था। इसके बाद बस संचालकों ने बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया। बसों में एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं हाथ को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। भोपाल इंदौर के बीच आज से 4 चार्टर्ड बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। तो आज से बस संचालन शुरू हो रही हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में निजी बस सेवा आज से शुरू हो गई है और बसों में मास्क के साथ यात्रियों को एंट्री दी जा रही है। कल सरकार ने 5 महीने का टैक्स माफ कर दिया था और इसके बाद बस संचालकों ने बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया। बसों में एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं हाथ को भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। भोपाल इंदौर के बीच आज से 4 चार्टर्ड बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। पूजा, बसों का संचालन आज से शुरू हो गया है। कुछ राहत की सांस जरूर प्रदेशवासियों ने ली होगी। अब बिल्कुल प्रशांत, राहत की सांस ली है क्योंकि अब तक उन्हें जो भी व्यय उठाना पड़ रहा था या जो भी उनको सुविधाएं लेनी पड़ रही थी वो खुद लेनी पड़ रही थी इमरजेंसी बेसिस पे। लेकिन अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेयरिंग सिस्टम जो है उसके तहत बसों का संचालन किया जा रहा है। शेयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत होने से यकीनन जो जेब खर्च पर भारी मार पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं ये सुकून भी है कि कोरोना की गाइडलाइन के मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। क्योंकि जो चार्टर्ड बस है उसकी हम बात करें तो लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर ट्रिप के बाद बस को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हीं यात्रियों को बस में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी जो मास्क के साथ सवारी करते हुए, यात्रा करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, हाथों को बाकायदा सैनिटाइज कराया जा रहा है। उसके बाद उन्हें बस में सवार होने की अनुमति दी जा रही है। पूरी क्षमता के साथ बसें चल रही हैं। यकीनन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का इतना पालन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन है, जो चेन बन रही है संक्रमण फैलने की, उसको रोकने के लिए तमाम व्यवस्थाओं पर खासा जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत मास्क की अनिवार्यता, जैसे मैंने आपको बताया, कि रहेगी ही रहेगी। इसके साथ जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि डिजिटल पेमेंट को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इस बात की जन अपील की जा रही है। इसके साथ ही जो भी यात्री सवार होकर के बस पे चढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जब हमने उनसे बात की, उन्हें से जाना कि कोरोना काल में कहीं वो बाहर निकल रहे हैं घर से, तो जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं उससे वो संतुष्ट हैं या उन्हें अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि कुछ कोर कसर बाकी है। तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अपनी सुरक्षा अब अपने हाथ में ही है और कब तक बंद करके रखे जाएंगे चीज़ों को। धीरे धीरे जिस तरीके से अनलॉक फेज की ओर हम बढ़ रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं और इसमें संक्रमण की चेन को तोड़ना खासा ज़रूरी है। यही वजह है कि तमाम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही अब घर से बाहर निकलें और ज़रूरत ये है कि घर से बाहर भी तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो। बेवजह फालतू में बाहर निकलना अभी खतरे से खाली बात नहीं है। ये चीज़ लोग समझ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी वजह से जो अभी परिचालन सेवा शुरू की गई है बसों की, प्राइवेट बसों की खासकर बात करें तो कहीं ना कहीं बस और कंडक्टर भी, इससे पूरे संचालक जो है बस के, वो भी तमाम चीज़ें जो प्रशासन की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है उससे खासा खुश दिखाई गए कि उनका 5 महीने का टैक्स माफ कर दिया गया है और आने वाले सितंबर के महीने में भी जो टैक्स है उसमें 50% की छूट दी गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही लोगों की खुशी जाहिर हो रही थी कि अब जो संकट काल है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन सावधानी बरतते हुए जिस तरीके से व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं वो कहीं ना कहीं अब लोगों को एक हौसला दे रही है कि अब इस बीमारी से लड़ना है, इसका डट के सामना करना है और जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ही इसे मात देना है। और अभी जो संचालन से सेवा 25 मार्च से बंद हुई थी, एक लंबा अरसा हुआ लॉकडाउन का, जिसके बाद इसे शुरू किया गया है, तो लोगों ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि अब उन्हें सुविधा भी मिलने लगी है और अब दूसरी जगहों पर सफ़र करना उनके लिए
यातायात की सुविधा मिलना उनके लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, सुकून भरी खबर है, क्योंकि अब कहीं भी इमरजेंसी केस में उन्हें जाना होता था तो उनका जो पॉकेट खर्च होता था काफ़ी भारी पड़ता था, काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन अब फिर से दोबारा से इस व्यवस्थाओं के पटरी पर लौटने के बाद राहत ज़रूर है, सुकून ज़रूर है, हर दृष्टिकोण से बस सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा, ठीक बात है। और स्वाभाविक है कि अब कुछ राहत लोगों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लगातार परेशानी लोग झेल रहे थे। प्रतीक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। प्रतीक, अब एक बार फिर से बस संचालन शुरू होने जा रहा है, या ये कहीं कि हो गया है? हालांकि उस रिदम में शायद आने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगे, लेकिन कुछ परेशानियां ज़रूर आम जनता की कम हो जाएंगी। देखिए बेशक प्रशांत, चूंकि आज कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन है यात्री परिवहन के लिहाज से, चूंकि पश्चिम मध्य रेलवे की अगर बात की जाए तो 4 ट्रेनों की आज से शुरुआत भी हो रही है, और यात्री परिवहन सुविधाओं में भी अगर बात की जाए तो बसों के पहिए जो थमे हुए थे वो आज से दौड़ सके। बहरहाल इस वक्त हम ISBT में मौजूद हैं, चूंकि कल ही फैसला हुआ, अभी तो फिलहाल बसें नहीं हिली हैं, लेकिन बसों की जो साफ सफाई है उसका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो क्लीनर्स हैं वो लगातार सुबह से बैठे हुए हैं, जो काउंटर्स हैं उन्हें साफ किया जा रहा है, चूंकि 5 साढ़े 5 महीने का समय था जब ताला लटका हुआ था पूरी ISBT में, बसों के पहिए थमे हुए थे, कुछ की तो शायद बैटरी भी डाउन हो गई है। ये भी सूचना आई थी कि अधिकांश बसों की बैटरियों को चार्ज किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि 1-3 दिन या शायद 1 सप्ताह का समय सुगम रूप से लग सकता है जब ये पटरी पर आए पूरी व्यवस्थाओं। लेकिन आम लोगों को भी सूचनाएं हो गई हैं, तो लाजमी है उनका भी इंक्वायरी करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। ISBT कुछ यात्री पहुंच रहे हैं कि आखिर कब से जो सुविधाएं हैं या बसों की वो शुरू होगी, क्या किराया नया होगा, चूंकि स्पष्ट है कि 5.5 महीने का जो टैक्स है वो तो माफ हो गया है, कई करोड़ों में ये राशि आती है, और सितंबर का भी आधे महीने का टैक्स नहीं देना होगा। तो जो लंबी समय से मांग बस ऑपरेटर्स करते आ रहे थे, जो जद्दोजहद बस ऑपरेटर्स और शासन की भी चल रही थी, वो कल जाके समाप्त हुई है, जिसका सीधा लाभ न केवल बस ऑपरेटर्स को मिलेगा बल्कि आम जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उन्हें भी मिलेगा। प्रशांत जी बिल्कुल। पूजा, भोपाल से ही अगर हम जिक्र करें, राजधानी भोपाल से कहां के लिए बस संचालनों की शुरुआत हो रही है? उसी रिदम में, उसी तादाद में बसें स्टेशन पे, माफ कीजिएगा, बस स्टैंड पे पहुंची हैं, या फिर अभी तादाद में कुछ कमी है? देखो प्रशांत, देखिए शासन ने अपनी तरफ से फैसला कर दिया है कि टैक्स माफ कर दिया जाएगा, और अब संचालित जो हो रही है बस उसमें पूरी क्षमता के साथ लोगों को बैठाया जाएगा। लेकिन जो बस संचालक हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज तो पहला ही दिन है जब ये बस की सेवा शुरू की गई है। आज जिस तरीके के उनको फीडबैक मिलेगा कि किस रूट पर ज़्यादा यात्री मिल रहे हैं, किस तरीके से यात्रियों को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है, ये तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के बाद बस संचालकों ने ये कहा है कि वो देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा यात्री मिल रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा बसों का संचालन किया जाएगा, और जिन रास्तों पर अभी भी यात्री नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर ज़रूर थोड़ा देखा जाएगा कि बसों को संचालित करना है या नहीं करना है। खास बात यह है कि लो फ्लोर बस जो सरकारी बसें होती हैं उसकी शुरुआत तो पहले ही कर दी गई थी। जो तमाम जो शहर में ही जो अलग अलग बस स्टॉप थे वहाँ पर ये पहुँच रही हैं। हालांकि 2 मार्गों पर ही अभी बस को चलाया गया है, लेकिन जो प्राइवेट बस सेवा थी उसे ज़रूर शुरू कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर ये है कि जो लोग कहीं भी किसी भी मार्ग पे खड़े हैं तो उन्हें बस ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर रूट पर नहीं चलाई गई है। पूरे प्रदेश में ये सेवा का शुरुआत की गई है, तो यानी जो शहर है उसमें भी तमाम जगह जो बस स्टॉप हैं वहाँ पर बस तो आएगी ही, लेकिन कितनी संख्या में वहाँ से यात्री मिल रहे हैं, सवारियों की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, ये जांचने परखने के बाद आगे ये डिसाइड किया जाएगा कि कितनी बसों का संचालन हो और किस तरीके से हो। तो यकीनन आज पहला दिन है, लोग तभी घर से बाहर निकल रहे हैं जब उन्हें ज़रूरत हो रही है। तो जो पहले लॉकडाउन के पहले, कोरोना काल के पहले जो नज़ारा देखने को मिलता था, कुछ वैसा नज़ारा तो नहीं देखने को मिल रहा है। रौनक ज़रूर कम हुई है, लेकिन हाँ, लोगों को उनकी समस्या से राहत भी ज़रूर मिली है। अब तक जो दर ठोकर खाना पड़ता था, पब्लिक शेयर ट्रांसपोर्ट उन्हें नहीं मिलते थे, और मिलते भी थे तो इतने हाई दर पर मिलते थे कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना काफ़ी महंगा पड़ जाता था। उस समस्या से ज़रूर लोगों को निजात मिल गई है। पूरे प्रदेशवासियों में इस बात की खुशी है कि कम से कम अब उनको इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन का भी उन्हीं को पूरा ख्याल रखना है। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन भी ज़रूर करना है, और सबसे खास बात कि अगर उनके पास मास्क है तभी वो यात्रा कर पाएंगे, वरना उनकी एंट्री कई जगहों पर बैन भी कर दी गई है। यानी कोरोना से बचने के लिए उनको खुद ही आगे आना होगा। जन जागरूकता की ही बहुत जरूरी है। लेकिन जो उनकी समस्या
प्रतीक, जो एक महत्वपूर्ण बात है, चूंकि कोरोना संक्रमण काल है, इस दौरान आपको बहुत सारी बातों का ख्याल भी रखना है। क्या क्या गाइडलाइनें बस संचालकों के लिए बनाई गई हैं जिसके साथ वो अब अपनी सेवाओं को संचालित करेंगी आगे? देखिए प्रशांत, विस्तृत गाइडलाइन तो अभी लिखित में आनी बाकी है, लेकिन जो मूल रूप से हम समझ पाए हैं कि सैनिटाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो भी यात्री ट्रैवल करेगा उसे मास्क पहनना बेहद अनिवार्य होगा। बेहतर हो अगर यात्री खुद ही एक क्लॉथ कपड़ा कॉटन का कपड़ा लेके चलें, ताकि अगर स्लीपर बसेस हैं तो उस पर वो उसे डाल के ही जो यात्रा है वो अपनी करें। बहरहाल जो भी एसी या स्लीपर बसेस होंगी उनके लिए अलग प्रावधान रहेंगे, और जो नॉर्मल रूप पे नॉन एसी बसेस होती हैं जो संचालित होती हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान रखे गए हैं। तो उन तमाम चीजों का पालन जो है बस ऑपरेटर्स को करना होगा। बहरहाल बस ऑपरेटर्स पहले भी कहते आ रहे हैं कि हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ और तमाम सावधानियों के साथ ही बसों का संचालन करेंगे। और अब जब अनलॉक शुरू हो चुका है तो सरकार ने भी कहा था कि आप फुल स्विंग में जो ऑपरेट हैं बसों को कर सकते हैं। इसके बावजूद बात नहीं मानी थी उस समय, लेकिन बहरहाल अब जब सभी चीजें सामान्य हो चुकी हैं तो ऐसे में अब बेशक नजरिया उस ओर जाएगा कि आखिर किस तरीके से संचालन होगा, यात्री खुद को कैसे महफूज समझेगा जब वो यात्रा कर रहा होगा बस में। चूंकि अगर एसी बसेस की बात की जाए तो उसमें सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा आवश्यक होंगी। अगर नॉन एसी बसेस की बात की जाए तो लोग ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं आते हैं, तो क्षमता से ज्यादा बसों में यात्रियों को ना बैठाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके इसका भी बेहद ख्याल करना होगा, जो कि कड़ी चुनौती होगी बस ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि अमूमन अधिकांश खचाखच भीड़ जो है वो बसों में भर जाती है। और ये कहीं ना कहीं इसके चलते, कोरोना के चलते कोई बड़ा खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना ना पड़े। तो बेशक चुनौतीपूर्ण होगा यात्रियों का संचालन, बसों का संचालन, लेकिन तमाम एहतियात के साथ ही इन्हें संचालन शुरू करना होगा। सरकार ने तो बात मान ही ली है, टैक्स माफ कर ही दिया, लेकिन अब संचालन जो है वो बस ऑपरेटर्स के हाथ में है, और नियमों को ध्यान में रखते हुए ही अब इसका संचालन जो है बस ऑपरेटर्स करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया प्रतीक आपका, पूजा आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज से बस संचालन शुरू हो गया है। हालांकि अभी भी जो बस संचालक हैं वो ये देखेंगे कि किस रूट पे कितने यात्री मिल रहे हैं, कहाँ क्या स्थिति है, इन सब आकलन के बाद ही चीजें रफ्तार पकड़ेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब आपको फिर एक बार लिए चलते हैं शिक्षक सम्मान समारोह में। और राष्ट्रपति भवन में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। देखिए, सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल अवॉर्डीज। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ मैं सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि अपने मूल्यवान शब्दों से हमें अभिप्रेरित करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षकों के साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सामान्यतः आप सबके बीच आकर स्वयं पुरस्कार प्रदान करके मुझे और अधिक प्रसन्नता होती, परंतु कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप सभी ने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कार विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित शिक्षकों की सूची में से व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया है। आज यहां लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अभी मैं देख रहा था कि आज सम्मानित किए गए 47 शिक्षकों में से 18 अध्यापिकाएं हैं, यानी लगभग 40%। यह देखकर मुझे विशेष खुशी हुई है। शिक्षक के रूप में महिलाओं ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए नमन करते हैं। वे एक महान दार्शनिक, स्टेट्समैन और बुद्धिजीवी थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर वे एक असाधारण शिक्षक भी थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी, लेकिन जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने वाला उनका जन्मोत्सव देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान तथा एक शिक्षक के रूप में उनके और पूरे शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान का प्रतीक है। आज सभी शिक्षकों की प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षा जगत में डॉक्टर राधाकृष्णन की सेवाएं व अमूल्य योगदान हम सबके लिए, विशेषकर आप सभी शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है। आज के दिन मैं अपने अध्यापकों और सभी गुरुओं को भी नमन करता हूं। शिक्षकों के स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपनी जीवन यात्रा में यहां तक पहुंच सका हूं। पिछले वर्ष फरवरी 2019 में मुझे कानपुर में अपने विद्यालय जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का आशीर्वाद पाने का शुभ अवसर मिला था। हमारी परंपरा में तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। शिक्षकों के प्रति आदर का यह भाव भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार रहा है। देवियों और सज्जनों, अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से स्कूल नहीं बनता, बल्कि एक अच्छे स्कूल को बनाने में शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। प्राचीन विश्व में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र माने गए तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और विवेक, रचनात्मकता, वैज्ञानिक चिंतन और नैतिक मूल्यों का समन्वय हो। ऐसे नागरिक जो संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय व समता पर आधारित समावेशी समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। आज पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही है, जिसने जनजीवन को भारी क्षति पहुंचाई है और हर प्रकार की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न की है। भारत सहित दुनिया भर के अधिकांश देशों में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद हैं या इससे प्रभावित हैं। ऐसे समय में शिक्षा प्रदान करने में डिजिटल टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे शिक्षक कई माध्यमों जैसे मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स, कम्युनिटी रेडियो, पॉडकास्ट, टेलीविजन के जरिए बच्चों तक पहुंचने और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। कोविड-19 के कारण आए इस अचानक बदलाव के समय
पारंपरिक शिक्षा के माध्यमों से हटकर डिजिटल माध्यम से पढ़ाने में सभी शिक्षक सहज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इतने कम समय में हमारे शिक्षकों ने डिजिटल माध्यम का उपयोग करके विद्यार्थियों से जुड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। यह महत्वपूर्ण है कि आप में से हर कोई डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के लिए अपने कौशल को अपग्रेड और अपडेट करें, जिससे आपके शिक्षण की प्रभावशीलता और अधिक बढ़े। ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को अभिभावकों के साथ भागीदारी करनी होगी, ताकि वे बच्चों के साथ इस प्रक्रिया में सहयोगी बने और उन्हें रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित भी करें। आप सबको अपने विकास के लिए शिक्षा में हो रहे बदलावों के बारे में जानना होगा और इसके लिए लगातार डिजिटल तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के साधन ग्रामीण, आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में भी हर वर्ग के हमारे बेटे बेटियों को प्राप्त हो सके। हमारे बच्चों और युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है। इस नीति को सफल बनाने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मानपूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। एक बार फिर मैं पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और बच्चों को शिक्षित बनाने में उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। मैं अपने देश में शिक्षक समुदाय के सभी सदस्यों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो शिक्षक सम्मान समारोह और शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों के लिए अपनी बात रखी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।